नमस्कार, संस्था टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। इजरायल को समर्थन देने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज करेंगे इजरायल का दौरा। दौरे से पहले कहा, शांति की पहल में सबसे आगे होगा ब्रिटेन। गाजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले में मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना। कहा, जिम्मेदारों पर हो सख्त कार्रवाई। हमले की संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। 511 केंद्रों के साथ होगी शुरुआत। 34 जिलों में स्थापित हैं केंद्र। त्योहारों के मौसम में सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय। 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में फिर से की बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। 11 लाख से ज्यादा रेल कर्मचारियों को मिलेगा 1968 करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्पादकता बोनस। क्रिकेट विश्व कप में लगातार चौथी जीत के इरादे के साथ बांग्लादेश के खिलाफ आज उतरेगा भारत। न्यूजीलैंड टीम की विश्व कप में चौथी जीत, अफगानिस्तान को 149 रनों से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करने वाले हैं। शाम लगभग 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को ये सौगात देने वाले हैं। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से क्षेत्र को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को भारत के पहले RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं। पीएम दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और RRTS के 17 किलोमीटर लंबे खंड की शुरुआत करने वाले हैं। दिखने में ये ट्रेनें मेट्रो जैसी ही होंगी, लेकिन इनके कोच, लगेज कैरियर और मिनी स्क्रीन की सुविधाओं से लैस होंगे। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई के बीच रैपिड रेल सर्विस शुरू होगी। पहले चरण में यह ट्रेन 5 स्टेशन पर रुकेगी। बता दें कि साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच प्राथमिकता वाले खंड में साहिबाबाद, गाजियाबाद, मूलधर, दुहाई और दुहाई डिपो जैसे 5 स्टेशन हैं। खबर के मुताबिक रैपिड एक्स ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच संचालित रहेगी। शुरुआत में यह ट्रेन हर 15 मिनट में उपलब्ध होगी। कैसी होगी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, जानते हैं एक खास वीडियो के माध्यम से। केंद्र सरकार ने त्योहारों का मौसम शुरू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही रेल कर्मचारियों के लिए बोनस देने का फैसला भी किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के सभी गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने 11 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 1968 करोड़ रुपए से अधिक के PLB के भुगतान की सहमति भी प्रदान कर दी है। वर्ष 2022-23 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। रेलवे ने 1509 मिलियन टन के रिकॉर्ड माल की ढुलाई की है और लगभग 6.5 बिलियन यात्रियों को सुरक्षित सफर भी करवाया है।
कि इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि आज सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय पर वित्तीय भार आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसके कारण सरकारी खजाने में 12,857 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को सीधे फायदा मिलेगा। छोटे और गरीब किसानों के लिए सरकार ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण फैसले से देश की खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, छोटे और गरीब किसान भाई बहनों के हितों को ध्यान में रखते हुए गेहूं, चना और मसूर सहित कई रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी की गई है। इस महत्वपूर्ण फैसले से जहां हमारे अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ेगी, वहीं देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। बता दें कि MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर दाल के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल और इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं और कुसुम के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। जौ के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल और चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूर कर लिया गया है। रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, CACP के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये MSP ज़्यादा है और तिलहन और सरसों में जो MSP है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। देश के सीमाई क्षेत्रों के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा और ISTS को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। और अब बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रहे टकराव से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, गाजा के अल अहली अस्पताल में जनहानि से गहरा सदमा लगा है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं। वर्तमान संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने वाली हैं। राष्ट्रपति एम्स पटना के मेधावी छात्रों को डिग्रियां और पदक प्रदान करेंगी।
शुक्रवार की बात करें यानी कि 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति का गया में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश के आदिवासी युवाओं को आगे आने और वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा देश के विकास के खिलाफ है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य की राह में बाधाएं पैदा कर रही है। अमित शाह ने आदिवासी युवाओं से की अपील की नक्सलियों के सफाई में वो मदद करें। भारत मंडपम में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 200 से अधिक जनजातीय युवाओं के साथ बातचीत के दौरान गृहमंत्री ने कहा, वामपंथी उग्रवादी और उनकी विचारधारा देश के विकास और उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। जो लोग वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर, सड़कें और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं चाहते हैं, वो उज्जवल भविष्य की राह में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिचालन तैयारियों, क्षमता विकास और सैन्य कूटनीति में योगदान के उच्च मानकों के लिए भारतीय सेना की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना दिवस के 75 वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया और भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र जनरल ब्लू हेलमेट ओडिसी 21वीं सदी में शांति स्थापना संचालन के बदले स्वरूप का अनावरण भी किया। रक्षा मंत्री ने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों सहित उद्योग के सहयोग से विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और इस तरह स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों को रणनीति और योजना बनाते समय वर्तमान जटिल और कठिन विश्व परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। रक्षा मंत्री ने सेना का आह्वान करते हुए कहा कि अप्रत्याशित स्थितियों के अनुरूप योजना तैयार करें, रणनीति बनाएं और निपटने की तैयारियां भी करें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम के बाद आज से सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। सिंगापुर में वो अपने समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वो भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। इससे पहले वियतनाम में विदेश मंत्री ने हो ची मिन सिटी में INS सुदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी लंबी समुद्री परंपरा की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि INS सुदर्शनी क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति के स्रोत के रूप में उभर रहा है। ये हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक गुरुवार को इजरायल पहुंचेंगे। ऋषि सुनक इजरायल में PM बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसाक हरजोग से मुलाकात करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ऋषि सुनक बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर समर्थन देंगे और गाजा और इजरायल में हमास के हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जाहिर करेंगे। इजरायल दौरे से पहले ब्रिटिश PM ने एक बयान में कहा कि हर नागरिक की मौत एक त्रासदी है। हमास के आतंकी हमले में कई लोगों की जान जाना भयानक है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक अहम समय है जिसमें हर इस क्षेत्र और दुनिया के नेताओं को साथ आने की आवश्यकता है। ये कोशिश करनी चाहिए कि ये संघर्ष और ज़्यादा न बढ़े। ब्रिटिश PM ने इस बात का आश्वासन दिया कि जब सुलह की कोशिशें होंगी तो ब्रिटेन इस पहल में सबसे आगे होगा। I know the whole House will have been shocked by the scenes at Al Ali Hospital. Any loss of innocent life is a dreadful tragedy, and everyone will be thinking both of those who have lost their lives and the families that they leave behind. We should not rush to judgment before we have all the facts on this awful situation. Every member will know that the words we say here have an impact beyond this House. This morning, I met with the National Security Advisor, but also the chair of the Joint Intelligence Committee. I could tell the honourable gentleman our intelligence services have been rapidly analysing the evidence to independently establish the facts. We are not in a position at this point to say more than that, but I can tell him we are working at pace, but also cooperating and collaborating with our allies on this issue as we look to get to the bottom of the situation, and we will also continue all our efforts to get humanitarian aid into the region.
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने G20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणा पत्र के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2.0 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इसके तहत विस्तार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रमुख विषयों पर 7 वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। इनका नेतृत्व संबंधित मंत्रालय करेंगे और सभी संबंधित विभागों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें देश भर के कई थिंक टैंक्स को शामिल कर एक सेमिनार आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है। समीक्षा बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष G20 शेरपा, G20 के मुख्य समन्वयक के साथ साथ विदेश मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यानी कि DEA और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित हुई। आइए जानते हैं इस बीच क्या कुछ खास रहा उत्तर प्रदेश में। I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. Culture has an inherent potential to unite. It enables us to understand diverse backgrounds and perspectives. जैसे कि आप जानते हैं, भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को G20 का सफल आयोजन हुआ। उसके बाद 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन का भी महाआयोजन सफल रहा। एयरपोर्ट पर जब विदेशी मेहमान पहुंचे तो उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारत के विविध लोक नृत्यों का आयोजन किया गया था। ये देखते हैं इससे जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। भारत की G20 अध्यक्षता में 9वें संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन यानी P20 शिखर सम्मेलन यशोभूमि में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में भाग लेने वालों में G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के संसदों के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख थे। भारत आगमन पर इन सभी अतिथियों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर जब विदेशी मेहमान पहुंचे तो उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारत के विविध लोक नृत्यों का आयोजन किया गया। स्वागत से अभिभूत होकर कई मेहमानों ने खुद भी कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाई और भारतीय संगीत का जमकर आनंद लिया। भारतीय फिल्म संगीत के अग्रदूतों में से एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित रायचंद बोराल की आज जयंती है। उन्हें भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय फिल्म संगीत के क्षेत्र में उनके नवाचारों से व्यापक बदलाव आए। रायचंद बोराल की जयंती पर संसद टीवी की ओर से उन्हें शत शत नमन। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला चंदन का जंगला, सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा।
बुधवार को विश्व कप 2023 का 16वां मुकाबला न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। चेन्नई में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने 149 रनों से जीत दर्ज की। अब तक खेले गए अपने 4 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की ये लगातार चौथी जीत है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर्स में 6 विकेट पर 228 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने शानदार 71 रनों की पारी खेली। जवाब में 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम महज 34.4 ओवर में ही 139 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान की ओर से सर्वाधिक 36 रन रहमत शाह ने बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन ने 7 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की जीत में ग्लेन फिलिप्स ने 71 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल में 8 अंकों के साथ शीर्ष पर है। विश्व कप 2023 का 17वां मुकाबला आज पुणे में 2 बजे से भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। भारत का इस विश्व कप में ये चौथा मुकाबला है। अब तक भारतीय टीम ने अपने तीनों मैच जीते हैं। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 19 अक्टूबर साल 1869 को मातंगिनी हाजरा का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के तामलुक में हुआ। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थीं। मातंगिनी को बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1933 में करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी रहीं। साल 1942 में एक विरोध प्रदर्शन के लिए मातंगिनी लगभग 5000 लोगों के साथ सरकारी डाक बंगले में पहुंच गई। अंग्रेजों ने 72 साल की उम्र में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक तिरंगे को नहीं गिरने दिया और उनके मुंह से वंदे मातरम निकलता रहा। 19 अक्टूबर साल 1910 को प्रसिद्ध खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म लाहौर में हुआ। खगोलिकी के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी सफलता उनके द्वारा प्रतिपादित चंद्रशेखर सीमा नामक सिद्धांत है। चंद्रशेखर सीमा के प्रतिपादन के फलस्वरूप ही न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स का पता चला था। उन्होंने श्वेत ड्वार्फ तारों के समूह की अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण की विवेचना की। साल 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साल 1983 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 19 अक्टूबर साल 1920 को पांडुरंग शास्त्री अठावले का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रोहा में हुआ। वे भारत के दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उन्होंने साल 1954 में स्वाध्याय आंदोलन चलाया और स्वाध्याय परिवार की स्थापना की। स्वाध्याय आंदोलन श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित आत्मज्ञान का आंदोलन है, जो भारत के 1 लाख से अधिक गांवों में फैला हुआ है और इसके लाखों सदस्य हैं। पांडुरंग शास्त्री अठावले के जन्मदिन को मनुष्य गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में पांडुरंग शास्त्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। नवरात्रि पर्व गुजरात में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस पर्व की विशेष रौनक के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सर सर पर सदर अमर तर हर सर कर कर बर हर मेल करे हरि हर सुर अवर असर अधिमन हर हरि मर्यादि और हरण परे निर्कंतक प्रवर प्रवर गुण निर्जन निकट मुकुट शिर सवर नमे गणराम पाट कर पद घूम कर रंग पर सुंदर श्याम